चाहिए। मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर रमन सिंह से, सर आप काइंडली स्टेज पर आए और आपके कार्यकाल में जिस तरीके से ये प्रदेश आगे बढ़ा है, आपके कार्यकाल में राज्य के विकास का एक नया अध्याय लिखा गया, गरीब किसान के हित में काम किया आपने और पहचान आपकी सदृढ़ और संवेदनशील सीएम के तौर पर रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में स्वागत करते हैं हम फॉर्मर सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी का। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रमन सिंह जी, जिन्होंने 3 बार, इनके 3 कार्यकाल रहे, इन्होंने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली और जो जन कल्याणकारी योजनाएं इनकी ओर से चलाई गई, उनकी बहुत ही तारीफ होती है और आज भी उनके कामकाज को, उनकी उपलब्धियों को लोग याद करते हैं, इनकी तारीफ करते हैं। और मुझे याद है पिछले चुनाव में चावल वाले बाबा के नाम पर आप काफी प्रसिद्ध हुए और आपकी योजनाएं, जैसा कि मैंने जिक्र किया, उनकी चर्चा आज के दौर में भी होती है। तो रमन सिंह जी, सबसे पहले तो जनसंख्या के कार्यकर्ता से लेकर 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तक का ये जो सफर है, ये आपका कैसा रहा? ये सफर, यदि मैं अपने प्रारंभिक दौर की बात करूं तो राजनीति की शुरुआत एक पार्षद के नाते कवर्धा में एक तहसील मुख्यालय है, वहां पार्षद की हैसियत से किया। उसके बाद मैं विधानसभा पहुंचा, फिर लोकसभा पहुंचा और फिर केंद्रीय मंत्री माननीय अटल जी की सरकार में मुझे केंद्र में मंत्रिमंडल में रहने का अवसर मिला और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बन के वापस छत्तीसगढ़ आया। और छत्तीसगढ़ में आने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 15 साल अवसर दिया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये 15 साल की यात्रा, जिस यात्रा की शुरुआत मैं कहता हूं कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के निर्माण में यदि किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भूमिका रही है, जिन्होंने नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। उनकी वजह से छत्तीसगढ़ निर्मित हुआ। उसके बाद 2003 से मुझे अवसर मिला। यहां तक योजना की शुरुआत है। छत्तीसगढ़ सिर्फ विकास नहीं मांगता था, छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार ऐसा भूभाग था जहां विकास भी चाहिए और संवेदना भी चाहिए। और संवेदना इसलिए कि पलायन की पीड़ा से परेशान था छत्तीसगढ़ उस दौर में। हजारों लाखों लोग पलायन करते थे, भूख से मौत होती थी। तो योजना ऐसी बने जिसमें आम आदमी के जीवन में परिवर्तन महसूस हो। और वो परिवर्तन न केवल शुरुआत हमने की, गरीबों के लिए 1 रुपये किलो चावल, खाद्यान्न सुरक्षा हमने दिया, गरीबों के लिए नमक की योजना बनाई, चना की योजना बनाई और देश का पहला खाद्यान्न सुरक्षा बिल जिसमें भोजन को अधिकार बनाया, खाने के लिए उनको अधिकार दिया कि ये उनका राइट है, उनका अधिकार है। और ऐसे 70 लाख लोगों के लिए राशन की व्यवस्था करने का काम खाद्यान्न सुरक्षा बिल में किया गया। तो ये एक परिवर्तन का दौर था छत्तीसगढ़ में, जिसमें लोगों की शुरुआत एहसास हुआ कि कोई गरीब रात में भूखा ना सोए, भूख से कोई मौत ना हो। तो वहां से शुरुआत हुई। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में एक व्यापक परिवर्तन की ओर बढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ का किसान कर्ज के बोझ से डूबा हुआ था। 16% ब्याज दर था, उसको घटा के 9%, 6%, फिर 1% लाया। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे जंप हो सकता है, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया हमने छत्तीसगढ़ में। पैडी का प्रोक्योरमेंट, धान की खरीदी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क चक्र ऐसे बनाया जिससे किसान से धान खरीदने के बाद, फिर उसकी मिलिंग होने के बाद, फिर राइस मिल से वापस आने के बाद वापस फिर उस गरीब किसान तक पहुंचता है। और इसमें सरकार की भूमिका जब तक पारदर्शी ना हो, ईमानदारी के साथ काम हो, लीकेजेस ना हो, उस सिस्टम को डेवलप करने में हमने इससे शुरुआत की।
और एक ऐसी योजना बनाई जो देश का मॉडल पीडीएस सिस्टम बना। जी बिल्कुल, जो आज पीडीएस भी सिस्टम चल को रहा है। काफी मजबूत आपने किया, और चाहे तेंदुपत्ता श्रमिकों की बात की जाए, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों असंगठित की बात क्षेत्र की की। जाए, या फिर जैसा आपने बताया कि 2 रुपए किलो चावल और 35 किलो पहुंच रहा था, राशन की व्यवस्था आपने की। लेकिन इतना सब करने के बावजूद पिछले चुनावों में कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई? 15 साल की यात्रा रही। 15 साल में छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट हुआ। कुछ मुद्दे ऐसे हो गए कि लोगों को लगा 15 साल हो गया है तो स्वाद बदल दिया जाए, टेस्ट बदलना है। तो टेस्ट बदलने के चक्कर में, मीठा खाने के चक्कर में मिर्च चबा गए लोग। तो अभी तक उसकी आह निकल रही है लोगों के मन में। वो परिवर्तन स्वाभाविक है, लोगों के मन में लगता है 1 साल 2 साल 15 साल हो गया तो शायद और बेहतर हो, मगर आज वो 4.5 साल से महसूस हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की क्या हालत है और कहां तक पहुंचा है छत्तीसगढ़। इस 4 साल की यात्रा में जिस छत्तीसगढ़ को हम विकसित छत्तीसगढ़ कहते थे, जहां पे सड़कें नहीं थी, जब मैं मुख्यमंत्री बना 1400 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1400 किलोमीटर था। 15 साल की यात्रा में 22,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हमने करके दिखाया। 22,000 ग्रामीण सड़कों का जाल नहीं था पूरे बस्तर से सरगुजा और पूरे मैदान में। करीब करीब छत्तीसगढ़ में पूरी सड़क करीब करीब 28,000 किलोमीटर सड़क थी, उसको 60,000 किलोमीटर तक ले जाने का काम हमने किया। तो सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। स्कूल 26,000 स्कूल थे, उसको 60,000 स्कूल तक ले जाने का काम किया। ड्रॉप आउट रेट 11% था, बच्चे स्कूल छोड़ के भाग जाते थे, स्कूल में पढ़ते नहीं थे। उस ड्रॉप आउट रेट को गांव-गांव में स्कूल खोलकर 1% तक ले जाने का काम हमने किया। 1% में ड्रॉप आउट रेट ले जाने का काम किया। तो ये योजनाएं बनती गई और योजनाओं में विकास की दिशा में हम आगे बढ़ते गए। सड़कों का जाल बिछाने का काम किया और लोगों को जोड़ने का काम किया। तो अगले चुनाव में फिर मीठा होने वाला है और आप ही होंगे सीएम फेस? सीएम के चेहरे के बारे में चर्चा होती है, सीएम का चेहरा कौन होगा, मगर 15 साल तक मैं मुख्यमंत्री बना तो कहीं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। हमारे यहाँ परंपरा है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव होते हैं, विधायक बैठते हैं और 1 घंटे में हमारा तय हो जाता है मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये काम केंद्र का है, हम लोग इस पे चर्चा भी नहीं करते और बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते। तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर फिर वोट लिया जाएगा लोगों से, आपके काम पर नहीं? प्रधानमंत्री से बड़ा नाम आज देश में और किसका नाम है। प्रधानमंत्री जी ने जो चमत्कार देश के अंदर किया है, उस चमत्कार के आगे पूरे देश और दुनिया, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में यदि गिनती होती है तो हिंदुस्तान को गर्व होता है कि उनका प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रियता में पहले नंबर पे आके टिका है। मोदी जी की योजनाओं का चमत्कार था, गरीबों के यानी नीचे स्तर के लोगों को छूने का काम किया है। 47 करोड़ लोगों के बैंक में खाते खोलने का काम किया है। कोरोना की भी चर्चा हो रही थी, 215 करोड़ कोविड के टीके निःशुल्क बांटने का काम किया। और उस परिस्थिति में जब दुनिया के अंदर एक उथल पुथल मची हुई थी, मोदी जी ने पूरी गंभीरता के साथ कोविड से लड़ने की रणनीति बनाई और करीब करीब 35 देशों में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, मेडिसिन देने का काम किया। तो मोदी जी का काम हिंदुस्तान में न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र में तो वो काम कर ही रहे, लेकिन राज्य में आपके कामकाज को क्या भुला दिया जाएगा? राज्य में हम अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे। हम उन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं अगले चुनाव में कि 15 साल की हमारी उपलब्धि क्या रही है। उन उपलब्धियों के बारे में मैंने कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। और छत्तीसगढ़ में हमने एजुकेशन हब बनाने का काम किया। 200-300 स्कूल थे, उसको बढ़ के 448 कॉलेज की स्थापना हमने की। सिर्फ 222 कॉलेज हुआ करते थे, 482 कॉलेज की स्थापना हमने की। इसके साथ ही साथ एजुकेशन का सेक्टर को हमने, छत्तीसगढ़ को गर्व होगा कि ऐसे इंस्टीट्यूट आए छत्तीसगढ़ में जिसकी कल्पना हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे। IIT छत्तीसगढ़ में आया, IIM छत्तीसगढ़ में आया, NIT छत्तीसगढ़ में आया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में आया। आज हिंदुस्तान के सारे बड़े ऐसे संस्थान छत्तीसगढ़ में हैं मौजूद। उसका श्रेय भी में जाता तो केंद्र सरकार या मोदी जी को भी जाता है, और हम लोगों ने भी प्रयास करके इस संस्थान को यहाँ पे लाने का प्रयास किया।
ये यात्रा रही 15 साल की। अब ये 4 साल की यात्रा जो चल रही है, छत्तीसगढ़ का नाम मान सम्मान और गौरव से लिया जाता था। छत्तीसगढ़ की चर्चा होती थी तो छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में सबसे बेहतर पीडीएस के लिए चर्चा होती थी। छत्तीसगढ़ की चर्चा 15 साल होती थी तो ट्रैवल एरिया में हम एजुकेशन हब बनाए उसकी चर्चा होती थी। कांकेर का और बस्तर का और दंतेवाड़ा के वहां के विद्यालय की चर्चा होती थी। मगर दुर्भाग्य ये है कि आने इस 4 साल में चर्चा यदि होती है छत्तीसगढ़ का, दिल्ली में मैं जाता हूं, बात करता हूं, दिल्ली के लोग पूछते हैं तो छत्तीसगढ़ में 2 ही चीज की चर्चा होती है, ईडी और सीडी की चर्चा होती है। ईडी का इतने सारे मामले चल रहे हैं और सीडी के इतने मामले गूंज रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को अब ईडी और सीडी के रूप में पहचान बनी। आपके विरोधी भी आपके पीछे पड़े हुए हैं वैसे। छत्तीसगढ़ की स्थिति ये बनी कि आज ईडी के लेकर छत्तीसगढ़ के आधे अधिकारी कहीं न कहीं या तो इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल हैं, कुछ की कार्रवाई हो रही है। तो किसी राज्य का ब्यूरोक्रेट इतना करप्ट हो सकता है? कलेक्टर यदि कलेक्टिंग एजेंट बन जाए तो व्यवस्था चौपट हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर कलेक्टिंग एजेंट बन गया है। कलेक्टर की स्थिति ये बनी हुई है कि वो सिर्फ और सिर्फ कोयले की पैसे की वसूली कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ बदनाम किस में हुआ? छत्तीसगढ़ की आज चर्चा ईडी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग चर्चा क्या करते हैं? 4 साल में 4,400 करोड़ रुपया, इतनी बड़ी राशि गई कहां? 25 रुपये प्रति टन वसूली यदि लगातार हो रहा है पिछले 4 साल से, पैसा कहां गया? रेत सीमेंट के ऊपर 25 रुपये यदि वसूली हो रही है तो पैसा जाता कहां है? रेत का पूरे छत्तीसगढ़ में अवैध उत्खनन हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान को रेत जा रहा है, नदियों की धारा बदल रही है। इसके लिए जवाबदार कौन है? इन सारे मुद्दों का जवाब तो कहीं न कहीं देना पड़ेगा। आपके खिलाफ भी ईडी को चिट्ठी लिख दी है भूपेश बघेल जी ने, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? चिट्ठी तो हम लिखते हैं, मगर सवाल इस बात का है कि जब तक सुधार इस पे नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिट्ठी हम लिखते हैं, चिट्ठी वो भी लिखते हैं, मगर मुझे लगता है कि नीतियों और नीति का क्रियान्वयन में जब तक बेहतर तरीके से काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स यदि बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे और उनको आप करप्शन का हिस्सा ना बनाएं, उनको फ्री स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की आजादी देंगे, तभी राज्य विकसित होता है, सिस्टम विकसित होता है और राज्य की पहचान बनती है। जी। और एक नक्सलवाद की जो समस्या है, ये समस्या आर्थिक है, सामाजिक है या दोनों है? पूरी तरह से इससे मुक्ति क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, नक्सल समस्या के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसकी चर्चा होती है कि ये हमारे बिगड़े हुए भाई हैं, मगर अब नक्सलवाद सिर्फ और सिर्फ लूट का धंधा बन गया है। कोई चारू मजुमदार, कोई कानून सन्याल की लाइन पे चलने वाला कोई नक्सली बचा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में या आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में 40 साल में नक्सलियों ने क्या कोई एक स्कूल खोल दिया? आर्थिक परिवर्तन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई जमीन का बंटवारा करने के कोई प्लान उन्होंने गवर्नमेंट को दिया? कोई नीतिगत परिवर्तन के लिए उन्होंने अपना कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गवर्नमेंट के सामने कि ये करना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ वसूली का धंधा करते हैं और जितने भी व्यापारी हैं उन सब से पैसा वसूली करके बांटने काम करते हैं। नक्सली रहते जंगल में हैं मगर उनके बच्चे दुनिया के सबसे बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये दोहरा मापदंड जहां चल रहा है, अब मगर अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ और देश में नक्सलवाद का समाधान की दिशा में हम आगे बढ़े। पहले सलवा जुडूम वो पहल की गई थी, उसका भी कोई फायदा नहीं मिला, कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन अभी पुनर्वास योजना की बात की गई है भूपेश बघेल जी की ओर से। तो अगर बीजेपी को मौका मिलता है तो फिर क्या योजना रहेगी? वो आदिवासी जो पलायन कर गए थे, क्योंकि वो वापस आना नहीं चाहते, ये भी प्रॉब्लम है। देखिए, जो स्टेट छोड़ के बाहर गए, आंध्र प्रदेश चले गए, उड़ीसा चले गए, उनको कहीं न कहीं वापस छत्तीसगढ़ में उनकी जमीन पे बसाना पड़ेगा, उनको सुरक्षा देना पड़ेगा। उनको दूसरे राज्यों में छत्तीसगढ़ से जाकर दूसरी जगह काम कर रहे हैं, पीड़ाजनक स्थिति है, उससे मुक्ति कराने का काम जरूरी है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए कार्य योजना बना के और उनको पूर्ण सुरक्षा के साथ वापस जब हम लाएंगे, जमीन के पट्टे उनको मिलेंगे। जैसे अभी तक
छत्तीसगढ़ में 15 साल में हमने 3,72,000 जमीन के पट्टे वनवासियों को बांटे थे। तो उसका एक लाभ मिला था कि वो वन क्षेत्र में आज कृषि के क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। उन लोगों को भी जो आज आंध्र प्रदेश की सीमा में या उड़ीसा की सीमा में बसे हुए हैं, उन सबको यदि व्यवस्थापन हम बेहतर तरीके से करके कार्य योजना का हिस्सा बनाएं तो मुझे लगता है कि इस दिशा में भी सफलता मिलेगी। जी, और भूपेश बघेल जी कहते हैं कि जो उनका जो विकास का मॉडल है वो तो बीजेपी शासित प्रदेश फॉलो कर रहे हैं। उनका विकास का मॉडल भूपेश जी का 4 साल में मैं देखा कि ना कोई सड़क बना, ना पुल बना, ना पुलिया बना, ना स्कूल बना, ना अस्पताल बना। 4 साल में 1 किलोमीटर भी। आश्चर्य होता है कि 4 साल होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में सड़क के निर्माण के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, सड़क के एनुअल रिपेयर के लिए पैसा दिया जा रहा है। 4 साल होने के बाद सड़क में गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढों के बीच सड़क को पहचान समाप्त होता जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। भूपेश जी से बात करेंगे, अभी आएंगे मेरे पास, यहीं बैठेंगे, इसी सीट पे बैठेंगे, उनसे बस एक ही बात बोलेंगे, नरवा गरवा गुरुआ बारी। मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि उसकी तो योजना की पीएम मोदी ने भी तारीफ। जितना बड़ा मजाक, कोई गौठान नहीं बना। ये पंचायतों में बोलते हैं कि गौठान बना लिया। मैं सभी गौठान में जाकर देखता हूँ, न कहीं गाय है, न भूसा है, न पैरा है, न चारा है, कह रहे हैं कि ये योजना न पानी की व्यवस्था। 75 लाख खर्च करने के बाद ये स्थिति बनी हुई है कि कहीं गौठानी यहां से लेकर रायपुर, यहां से जगदलपुर, यहां से लेकर सरगुजा चले जाए, पूरे गाय पूरे जानवर सड़कों में मिलती है। तो गौठान सड़क हो गए हैं, गाय की मौत की संख्या बढ़ी है और सिर्फ पैसे का दुरुपयोग हुआ है। न कोई इस दिशा में काम हुआ है, सिर्फ नारेबाजी होती रही और इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होता जा रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। रमन सिंह जी, जो आप बात कह रहे हैं, अगर इतने सारे मुद्दे हैं और अगर कामकाज नहीं हो रहा है तो बीजेपी में इस बार वो आक्रामकता क्यों नहीं नजर आ रही है? इन मुद्दों को वो क्यों नहीं उतने जोरदार तरीके से उठा पाते? नहीं, लगातार प्रयास चल रहा है। अभी 3-4 बड़े आंदोलन हुए और बीजेपी के माध्यम से काफी ऐतिहासिक रहा। महिलाओं का हुआ, युवकों का हुआ और अन्य सम्मेलन हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कोविड के से मुक्त होने के बाद अब ये इस दिशा में हम जा रहे हैं और आने वाला 1 साल संघर्ष का होगा और एक एक पंचायत तक, नीचे स्तर तक इन मुद्दों पे, जैसे गरीबों का मुद्दा है, यानी सरकार कोई बनती है, सरकार की स्थापना होती है तो उम्मीद गरीब करता है कि मेरे लिए क्या होगा। आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ की 18 लाख गरीब परिवार के लिए जो केंद्र सरकार ने आवास की योजना बना के भेजी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 लाख आवास देने की योजना की थी, भूपेश बघेल ने 18 लाख मकान वापस कर दिया। यानी छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों को आवास नहीं मिल पाया, ये सरकार की उपलब्धि है। यदि आप आवास नहीं दे सकते गरीबों के लिए कार्य योजना बना के उनके पंचायत में सड़कों का निर्माण नहीं कर सकते, उनके लिए अच्छे भवन नहीं बना सकते, तो फिर सरकार में रहने का मतलब क्या? जी, आपके विरोधी लेकिन आप पर निशाना साधते हैं, कहते हुए कि आपको तो मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया है, उस पर चला जाना चाहिए। मेरी उनकी इच्छा रहती है कि और वो मुझे लगता है कि सवेरे 2 बार शाम 3 बार जब तक डॉक्टर रमन का नाम ना ले तब तक उसको नींद नहीं आती। पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है। उनको ये लगता है कि मैं यहाँ हूँ तब वो अपने आप को क्यों असुरक्षित महसूस करते हैं। मैं भी हूँ, वो भी हैं, सब लोग रहेंगे। वो मुझे कभी दिल्ली सोचते हैं, कभी गवर्नर सोचते हैं, कभी उपराष्ट्रपति सोचते हैं। तो ये कल्पना होती, रात को सोचते हैं और सवेरे भूल जाते हैं। जी, लेकिन आगे अब आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं या आपके बेटे चुनावी मैदान में आएंगे? दर्शक बहुत दिलचस्पी रखते हैं जानने। नहीं, चुनाव राजनांदगांव मेरे चुनाव की पूरी तैयारी है और राजनांदगांव अगला विधानसभा चुनाव में यदि पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं 100% पूरी तैयारी से लड़ूंगा और जैसे लगातार जीतता रहा हूं, इस बार वो बेहतर तरीके से जीत के आऊंगा। जी, लेकिन बीजेपी में हम देख रहे हैं काफी प्रयोग हो रहे हैं, प्रभारी नए आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, तो क्या ये नए चेहरों पर ज्यादा दाव लगाया जा रहा है? बहुत जरूरी है नए चेहरों पे लोगों को लेना, नए चेहरों को अवसर देना, चाहे वो संगठन हो चाहे सरकार हो। तो ये तो आने वाले समय में रणनीति तय होगी। जी, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि पुराने लोगों को दरकिनार करने की जो ये रणनीति है इस पर आगे बढ़ा जाए? ऐसी रणनीति नहीं है। लोगों को, सक्रिय लोगों को आइडेंटिफाई करके
जो क्षमतावान लोग हैं उनको सामने लाने का प्रयास जारी है। जी, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा सारे चेहरे बदल दिए गए थे, तो ये रणनीति आगे भी लागू रह सकती है? ये हर चुनाव की अलग रणनीति होती है, केंद्र तय करता है, और हर चुनाव में एक अलग रणनीति के अनुसार हर स्टेट में कार्ययोजना बनती है। छत्तीसगढ़ की कार्ययोजना कुछ बनी थी, अभी आने वाले समय में फिर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जी, रमन सिंह जी, आपने अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि और भी करने की जरूरत है? अगर ये एक बार फिर से जनता बीजेपी को मौका देती है तो फिर उस दिशा में क्या काम किए जाएंगे? अनुसूचित जनजाति नहीं, किस वर्ग के लिए? अनुसूचित जाति जनजाति लोगों, अनुसूचित जाति और जनजाति, छत्तीसगढ़ की आबादी का करीब करीब आधा हिस्सा अनुसूचित जाति जनजाति का है, और ये हिस्सा है जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, सबसे ज्यादा विकास की वहाँ आवश्यकता है। दूरस्थ अंचल बस्तर हो या दूरस्थ अंचल सरगुजा हो या रिमोट एरिया में रहने वाले लोग हों, उनके लिए प्राथमिक आवश्यकता है कि वहाँ पे बेहतर सड़क, बेहतर बिजली, बेहतर पानी की व्यवस्था। आज भी जैसे जैसे तैयारी चल रही है, प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन चलाया है, अब मुझे लगता है कि आखिरी गांव तक, आखिरी व्यक्ति तक शुद्ध पानी की व्यवस्था आजादी के इतने साल बाद होने जा रही है। तो जब तक ये कार्य योजना बना के हम काम नहीं करेंगे, सबके लिए कार्य योजना बने, जिसमें खास तौर से गरीबों के लिए कार्य योजना बने, तो जल जीवन मिशन जैसे योजना, फूड फॉर ऑल जैसे करीब करीब 58 करोड़ लोगों को 11 महीने राशन की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की। ऐसे बड़ी कार्य योजना बना के जब हम काम करते हैं तो सीधे उस वर्ग को बेनिफिट मिलता है, लाभ मिलता है। जी, हमने सुना है डॉक्टर रमन सिंह की आपके जो गृहनगर में डॉक्टरों की काफी कमी थी और इसीलिए आपने डॉक्टरी की पढ़ाई भी की और गरीबों का डॉक्टर आपको कहा जाता था। फिर ये सियासत की ओर रुझान हुआ कैसे? शुरुआत के दौर में कवर्धा में मैं प्रैक्टिस करता था, बहुत सामान्य था, छोटे से क्लिनिक मेरे पास था, मगर मैं हर शनिवार को फ्री इलाज करता था और उस इलाज की वजह से लोगों की मेरी पहचान बनी। और गरीबों को उस समय मुझे महसूस हुआ कि सबसे बड़ी आवश्यकता उनकी दवाई की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता उनको डॉक्टर, चिकित्सक, तो फीस देने की स्थिति भी नहीं है। इसलिए जैसे ही अवसर मिला, हमने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू किया और 58 लाख परिवारों को 50,000 रुपया तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। तो योजनाएं बनती हैं जब हम उसको धरातल में उसकी सच्चाई को जानते हैं और देखते हैं। तो मैंने चिकित्सक के नाते जब गांव में देखा कि गांव की स्थिति क्या है, गांव के गरीब लोग दवाई की वजह से भटकते हैं, तो इस प्रकार से कार्य योजना एक जब मुख्यमंत्री बन के मुझे अवसर मिला तो उस योजना का क्रियान्वयन करने में मदद मिली। मेरा आखिरी सवाल है रमन सिंह जी, वैसे आपने 15 साल में बहुत काम किया। जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ पर आ रही थी तो ड्राइवर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो सड़कें इतनी बड़ी बड़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो ये आप ही की बदौलत हो पाया, लेकिन जो कुछ अधूरा काम रह गया है, आपको लगता है कि एक और कार्यकाल मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे, वो संक्षेप में? बहुत काम छत्तीसगढ़ के अधूरे हैं। गरीबों के जीवन में जो परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया को और मजबूती के साथ खड़ा करना है। छत्तीसगढ़ को देश में और दुनिया में एक विशिष्ट पहचान, छत्तीसगढ़ की पहचान पहले पलायन करने वाले राज्य के रूप में था। 15 साल में हमने इसको पावर हब बनाया, इसको हमने एल्युमिनियम हब बनाया, एजुकेशन हब बनाया, स्टील हब बनाया, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, गरीबों के लिए चावल की योजना शुरू की। मगर मुझे लगता है कि अभी उस आखिरी व्यक्ति तक ये पहुंचने में और समय लगेगा। तो आने वाले समय में हमारी कार्य योजना होगी उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जहां तक सुविधा नहीं पहुंच पाती। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।